दोस्तों आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आपके बीएससी थर्ड या फिफ्थ सेमेस्टर जूलॉजी के सेकंड पेपर का यूनिट फर्स्ट, जो कि है रिप्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट ऑफ बेलेनोग्लासेस। और आपको बता दें कि इस टॉपिक से रिलेटेड एग्ज़ाम में आपके क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। तो वो क्वेश्चन है क्या और वो क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, इन सभी टॉपिक को मैं आगे आपको वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा, पूरा देखिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बेलेनोग्लासेस में रिप्रोडक्शन की। तो आपको बता दें कि नॉर्मली देखा जाए तो बेलेनोग्लासेस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बहुत ही कम, रेयर होता है। तो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता कैसे है, पहले ये समझते हैं। तो एक वैज्ञानिक थे गिलक्रिस्ट, उन्होंने 1923 में पहली बार देखा कि इंटेरोपेनिस में ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को रिपोर्ट किया। और उन्होंने देखा कि इसमें जो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है एक एबनॉर्मल, मतलब कह सकते हैं कि एक असामान्य घटना है। और यह जो बेलेनोग्लासेस कैपेंसिस है उसमें होता है। तो उसमें होता क्या है कि जो हिपैटिक के जो रीज़न है वो नहीं होता। और गर्मियों में होता क्या है कि इनके शरीर के एक छोटे हिस्से पीछे की तरफ से अलग हो जाते हैं, और अलग होने के बाद ये रिप्रोडक्शन करते हैं। और यह टुकड़े 4 से 5 महीने बाद फिर से एक क्या कहते हैं कि नए बेलेनोग्लासेस का निर्माण करते हैं। तो इससे यह प्रदर्शित होता है कि बेलेनोग्लासेस में रीजनरेशन की बहुत अधिक क्षमता होती है। इफ ऑल द 3 पार्ट्स लाइक प्रोबोसिक, collar and trunk get separated from each other, they are regenerate new individual। यानी कि अगर इनके 3 पार्ट प्रोबोसिक, कॉलर और ट्रंक को अलग अलग कर दिया जाए, काट दिया जाए, तो इनसे फिर से रीजनरेट होकर एक नए बेलेनोग्लासेस का निर्माण हो जाता है। आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं कि बेलेनोग्लासेस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है। तो जो बेलेनोग्लासेस है इसमें सेक्स अलग होते हैं, यानी कि मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं, लेकिन इनमें सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म नहीं देखने को मिलता। यानी कि इसमें जो मेल और फीमेल होते हैं अलग तो होते हैं, लेकिन देखने में दोनों ही एक ही जैसे दिखाई देते हैं। और साथ ही साथ इनके जो गोनैड्स हैं वो भी एक तरह से सिमिलर होते हैं, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल। तो इनके जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं यह पाचन नली के किनारे या फिर कह सकते हैं धड़ के जो ब्रांकियोजेनिटल क्षेत्र है उसके बाहर की ओर एक अनुदैर्घ्य पंक्तियों में पाए जाते हैं। ये आमतौर पर ब्रांकियोजेनिटल क्षेत्र की पार्श्व दीवारों में विकसित होते हैं। इसके अलावा इनमें कोई भी गोनोडक्ट नहीं होता, और थैलीनुमा जनन ग्रंथि की सक्रिय गर्दन सीधे बाहर की ओर खुलती है, जिसे हम बोलते हैं गोनोपोर। तो गोनोपोर गिल छिद्र के पास भाग पर स्थित होता है। तो जो सेक्स सेल हैं इनका जो फॉर्मेशन होता है वो होता है जर्मिनल एपिथेलियम से। तो अगर हम बात करें स्पर्म की, तो स्पर्म जो होते हैं इनका सिर गोल पूंछ जैसी कशाभिका होती है। और इनमें जो अंडाणु होते हैं वो भी 2 प्रकार के होते हैं। एक छोटे वाले जो कि लगभग 0.06 mm व्यास के होते हैं, ठीक है, जो कि डायरेक्ट रूप से डेवलप होते हैं। और इनमें जो यॉल है उसकी मात्रा बहुत कम होती है, जबकि दूसरे जो होते हैं वो बड़े होते हैं जिनकी साइज होती है 0.4 mm। और इन प्रकार के अंडाणु में यॉल की मात्रा अधिक होती है, जिसकी वजह से इनमें लार्वा स्टेज के बिना ही सीधे फॉर्मेशन हो जाता है बेलेनोग्लासेस का। तो कहने का मतलब है कि इन अंडाणुओं से डायरेक्ट फॉर्मेशन होता है, डेवलपमेंट जो होता है इनका डायरेक्ट होता है। अब बात करते हैं फर्टिलाइजेशन की। तो बेलेनोग्लासेस में जो फर्टिलाइजेशन होता है वो एक्सटर्नल होता है। तो होता क्या है कि जब मेल जो है वो अपना स्पर्म जो बरो है, यानी कि जो तरह से सुरंग है उसमें छोड़ देता है और वो ओवा को जाकर फर्टिलाइज कर देता है। तो एक तरह से इनमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन पाया जाता है। तो आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं कि बेलेनोग्लासेस में जो डेवलपमेंट है वो कैसा होता है, यानी कि जो ओवा है फर्टिलाइजेशन के बाद वो कैसे डेवलप करता है। तो बेलेनोग्लासेस में जो ब्रीडिंग सीजन होती है, यानी कि जो प्रजनन काल होती है वो मई से जून के दौरान होती है। तो ब्रीडिंग सीजन में होता क्या है कि मेल द्वारा स्पर्म और फीमेल द्वारा जो ओवा है वो आसपास के वाटर में छोड़ दिए जाते हैं।
जहाँ from पर its birth. एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। The सबसे number, पहले जो the फीमेल number होती है of eggs अपने which बिल hatch से at a अंडाणु, time और उसी varies तरह जो from few मेल होते हैं dozens to more अपने than 1,000. बिल से जो And शुक्राणु है normally वो 1 बाहर to निकाल देते 300 हैं। eggs तो are फीमेल shed at a द्वारा time. छोड़े जाने The वाले जो fertilization अंडाणुओं of की egg संख्या होती है occurs within वो 6 to लगभग 7 1 से hours लेकर after 300 shedding तक of होती the है, और egg ओवा गिरने and के yields a लगभग 6 high से 7 percentage of घंटे के normal भीतर ही development. The फर्टिलाइजेशन हो जाता है, और spermatozoa जो is able to स्पर्म होते हैं enter वो the पूरी eggs तरह at से any point ओवा के किसी over भी the सतह entire पर किसी surface भी of the पॉइंट्स eggs. पर And अंडे के after अंदर प्रवेश करने की क्षमता fertilization रखते हैं, process, और the निषेचन cleavage के starts. बाद ही Means जो during the डेवलपमेंट breeding है season, that और is ओवा May to का जो June, mature डिवीज़न है ova and the वो sperms स्टार्ट are होता है। तो फर्टिलाइजेशन के बाद चलता है प्री लार्वल स्टेज, यानी कि जो लार्वा बनना है, लार्वा बनने के पहले की अवस्था, यानी कि हम कह सकते हैं कि फर्टिलाइजेशन के बाद और लार्वा बनने की जो पहले की अवस्था होती है उसे हम बोलते हैं प्री लार्वल स्टेज। तो फर्टिलाइजेशन के परिणाम स्वरूप होता है क्या है कि जाइगोट बनते हैं। अब जाइगोट में क्लीवेज होता है, यानी कि उसमें डेवलपमेंट अब स्टार्ट होता है। तो बेलेनोग्लासेस के जाइगोट में जो क्लीवेज होता है वो होलोब्लास्टिक होता है, यानी कि आलमोस्ट इक्वल, यानी कि बराबर और अधिकतर रेडियल प्रकार के होते हैं। तो पहला जो क्लीवेज होता है वह फर्टिलाइजेशन के लगभग 2 घंटे बाद शुरू हो जाता है, और आमतौर पर 2 सेल बनते हैं, परंतु ये दोनों जो सेल होते हैं वो बराबर नहीं होते। उसके बाद दूसरा जो क्लीवेज होता है, और इस बार जो 4 नई कोशिकाएं बनती हैं ये कोशिकाएं बराबर होती हैं। नीचे आप देख सकते हैं ए वाला जो है जाइगोट है, इसके बाद 2 सेल बन रहा है, 2 के बाद 4 कोशिकाएं बनती है, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, 64, इस तरह से सेल बनते जाते हैं। तो इस प्रकार से क्लीवेज के फलस्वरूप स्फेरिकल और इक्वल ब्लास्टोमियर प्रोड्यूस होते हैं। तो सबसे पहले मारुला स्टेज बनता है, और जैसे जैसे इसमें डिवीज़न होता है इसके अंदर एक खोखली संरचना बन जाती है, और जो खोखली संरचना होती है उसको हम बोलते हैं ब्लास्टोसियोल, या फिर कह सकते हैं सिलोब्लास्टुला। तो इसमें क्या होता है, एक सिंगल लेयर स्ट्रक्चर होती है और उसके अंदर एक लिक्विड भरा होता है। तो जैसे जैसे सेल का नंबर बढ़ता जाता है, जो ब्लास्टुला है उसका जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज़ करता है। एज ए रिज़ल्ट ब्लास्टुला का जो फॉर्मेशन होता है वो 6 से 15 घंटे के बाद, यानी फर्टिलाइजेशन के 6 से 15 घंटे के बाद हो जाता है। इसके बाद होता क्या है कि 12 से 24 घंटे के बाद इन्वेजिनेशन स्टार्ट हो जाता है, जैसा कि आप फिगर ई में देख सकते हैं। तो यहाँ पे जो सिलोब्लास्टुला है जो सिंगल लेयर्ड है वो अंदर की ओर धंसता है, और अंदर की ओर एक और कैविटी का फॉर्मेशन करता है जिसको हम बोलते हैं आर्किंटिरॉन कैविटी। तो धीरे धीरे ये जो कैविटी होती है अंदर की ओर वो कम होती जाती है, और जो अगला जो स्ट्रक्चर बनता है वह कहलाता है गैस्टुला। तो जो गैस्टुला है वो इलोंगेट करता है एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस पर, और इसका जो एंटीरियर टिप है आर्केंट्रियन का वो डिफ्रेंशिएट हो जाता है एक सिलोमिक वेसल्स में, जिसे हम बोलते हैं प्रोटोसियोल। आप यहाँ पर एफ वाले फिगर में देख सकते हैं, यहाँ पर आपको दिखेगा कि जो गैस्टुला है वो इलोंगेट हो रहा है, बढ़ रहा है, और एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस पर ये इलोंगेट कर रहा है, और जो इसका एंटीरियर टिप है अब वो डिफ्रेंशिएट हो जा रहा है एक सिलोमिक कैविटी, या एक कह सकते हैं सिलोमिक वेसल्स के रूप में, जिसे बोला जा रहा है प्रोटोसियोल। और जो रिमेनिंग पोस्टीरियर पार्ट है जो कि आर्केंटिरॉन है वो फर्दर फ्यूचर में जाकर बनाता है गट, या जिसको हम बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल। अब आगे चलकर होता क्या है कि जो ये प्रोटोसील है वो ट्रायंगुलर शेप का हो जाता है। जैसा कि आप जी वाले फिगर में देख सकते हैं कि जो ये प्रोटोसील है वो ट्रायंगुलर शेप का हो गया है, आपको जी वाले फिगर में दिखाई देगा। तो प्रोटोसील का जो एक एंड है जो कि ऊपर की ओर होता है वो एपिकल थिकनिंग से जाकर अटैच हो जाता है, और जो अनदर एंड है नीचे की ओर जो कि आउटसाइड अपर्चर की ओर खुलता है, जो कि होता है हाइड्रोपोर। तो आगे चलकर फ्यूचर में जो प्रोटोसील है और हाइड्रोपोर है ये प्रोबोसिक सिलोम और प्रोबोसिक पोर का फॉर्मेशन करते हैं। अब प्री लार्वल स्टेज के बाद आता है लार्वल डेवलपमेंट। तो लार्वल डेवलपमेंट कैसा होता है, तो प्रोटोसील के फॉर्मेशन के बाद जो इसका इनर एंड होता है
वो मूव करता है गट की ओर, जो कि वेंट्रल सरफेस की ओर खुलता है और फॉर्मेशन करता है माउथ का। जैसा कि यहाँ पर आप फिगर में देख सकते हैं, एच वाले में आप देखेंगे कि ये जो पार्ट है वो बाहर की ओर वेंट्रल साइड की ओर खुला है माउथ में। और जो गट है आगे चलकर अब डिफ्रेंशिएट हो जाता है ओइसोफेगस में, स्टमक में और इंटेस्टाइन में। और जो इंटेस्टाइन है वो बाहर की ओर अब खुल रहा है, नीचे की ओर आप देख सकते हैं ये खुलता है एनस में। आगे चलकर आप देखेंगे कि जो इसकी बॉडी है, ठीक है, वो धीरे धीरे इसके जो ब्लास्टोपोर होते हैं वो क्लोज हो जाते हैं डे बाय डे, और जो एम्ब्रियो है धीरे धीरे सिलिएटेड हो जाती है। और एक तरह से देखा जाए तो एक फ्री स्विमिंग लार्वा का फॉर्मेशन होता है, जिसे हम बोलते हैं टोर्नेरिया लार्वा। तो आप देख सकते हैं जो जे वाला फिगर है ये एक तरह से फुल्ली फॉर्म टोर्नेरिया लार्वा है। और आपके एग्ज़ाम में जो टोर्नेरिया लार्वा है इस पे 60 नोट पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अलग से टोर्नेरिया लार्वा के बारे में पूछा जाता है। तो आप इस टॉपिक को ज़रूर तैयार रखिएगा। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और जो टोर्नेरिया लार्वा है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों इसी के साथ बेलेनोग्लासेस के फर्टिलाइजेशन और जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट है और इसका जो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक था वो टर्नेरिया लार्वा, वो ख़त्म होता है। आई होप आपको सभी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।